अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कल थ्योरम्स। बेसिकली ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए सर्कल की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और पहले हम इन रूल्स को स्टडी करेंगे जो इसके अंदर यूटिलाइज होने हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। तो देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है। ये एक सर्कुलर शेप है हमारे पास। और हम ये चाहते हैं कि इसको डिफाइन करें, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है ओ। ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे एक पॉइंट ए है, हम इसका डिस्टेंस देखें, या हम एक और पॉइंट लें बी, अगर हम उसका डिस्टेंस देखें, या हम एक और पॉइंट लें सी और हम उसका डिस्टेंस देखें, हर सूरत में हम ये देख सकते हैं कि तीनों केसेस में ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहता है। तो हम कहते हैं कि सर्कल एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। इस फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपके सामने ये इसकी डेफिनेशन है कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स each of which is equidistant from a fixed point, and that fixed point is called the center of the circle, and that constant distance is called radius of the circle। तो ये है बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है कि कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक दफा फिर से हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल के ऊपर हम कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब आप ऐसा करें कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो बी को ए के साथ ज्वाइन करें। ये जो बी को ए के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो कॉर्ड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है। तो अब एक कॉर्ड जो होती है ये सर्कल को दो पोर्शंस में डिवाइड करती है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। हम उसको यहाँ से कट करते हैं, दो पोर्शंस बन जाते हैं। एक छोटा पोर्शन बन जाता है, एक थोड़ा उसके मुकाबले में बड़ा पोर्शन बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एक कॉर्ड जो है वो जब सर्कल को दो पोर्शंस में स्प्लिट करती है तो हर पोर्शन का नाम होता है सेगमेंट। छोटे वाला सेगमेंट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, एंड द बिगर सेगमेंट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। ओके, ये बात आपने इनके बारे में जहन में रखनी है। हम लोग जो पहली प्रॉपर्टी सर्कल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो क्योंकि कॉर्ड और सेगमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको पहले इन दो टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जो कि यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। इसमें प्रॉपर्टी को पहले मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर इसको हम देखेंगे कि एक्चुअल इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या है। सपोज कर ले कि आपके पास एक सर्कल हो, एक कॉर्ड हो। इस कॉर्ड के बारे में जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा यानी कि ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। बाइसेक्टर होगा यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन इसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाए
और इसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट भी कर दे, यानी इसके मिड पॉइंट से क्रॉस करे, तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन एल है, ये लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है और उसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाती है। ओके, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाएगी, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अगर इस तरह की कोई लाइन होगी तो वो हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगी। Perpendicular bisector of a chord always passes through the center of the chord। ये प्रॉपर्टी है। इसको आप यहाँ पे डायग्राम्स में देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें जो हैं वो बता देता हूँ। पहली बात कि पहली बात ये होगी कि अगर एक लाइन जो है वो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अगर एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड होगी तो ये जरूर सेंटर से क्रॉस करेगी। एक तो ये बात जहन में रखनी है, इट विल पास थ्रू द सेंटर। लेकिन इस बात को हम एक डिफरेंट तरीके से भी बता सकते हैं। वो डिफरेंट तरीका ये है कि अगर एक लाइन सेंटर से पास कर रही हो सर्कल के, if a line passes through the center of a circle। ये मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूँ, एक तो आपके लिए एक नोट्स डेवलप हो जाएंगे, एक और इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो साथ में लिखी हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्नर के दिल तक पहुँचती है, लर्नर के माइंड तक पहुँचती है। इफ अ लाइन passes थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड bisects a chord, अगर वो सेंटर से गुजर रही हो तो वो यकीनन उस कॉर्ड के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और तीसरी बात ये हो सकती है कि इफ अ लाइन passes through the center of a circle and is perpendicular का साइन लिख लेते हैं, and is perpendicular to the chord, then it will bisect the chord। इस प्रॉपर्टी में बेसिकली तीन चीजें आ रही हैं। एक चीज है कि वो सेंटर से गुजरती हो, एक चीज है परपेंडिकुलर हो, एक चीज है कि बाइसेक्ट हो। इन तीन बातों में से अगर दो बातें होंगी तो तीसरी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। बेसिकली ये इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दैट इज 7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस इज 12। हम सपोज कर लेते हैं सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, कॉर्ड मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, और कॉर्ड की हमने लेंथ फाइंड करनी है
हम क्या करते हैं कि हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये इसको बाइसेक्ट करेगी। क्वेश्चन में ये बात हमें ऑलरेडी बता दी गई है कि सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर्स है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड है 7। तो हम ये जो एम बी है इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें एम बी पता चल गया तो जाहिर सी बात है कि उसको डबल करेंगे। जब हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। तो जब आपको एम बी की लेंथ पता चल जाएगी उसको डबल कर लें तो आपको टोटल ए बी की लेंथ जो है वो पता चल जाएगी। एम बी की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने इससे पहले पढ़ा है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज एंगल होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी साइड है दैट इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 144। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 49। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वेयर की वैल्यू मिल जाएगी 95। दोनों साइड्स का स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। 95 का स्क्वेयर रूट फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। स्क्वेयर रूट 95 होता है 9.75। और इस तरह से हमें कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी और हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस। और 9.75 का डबल होता है 19.5। ये आपका आंसर होगा और इसके साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर्स। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाउ फार अ कॉर्ड इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है अब, और हमें रेडियस गिवन है और कॉर्ड की लेंथ गिवन है। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं दोबारा से और इसके ऊपर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो गिवन है और वो है 34 सेंटीमीटर्स। अभी 34 लिखने से पहले हम प्रॉपर्टी को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं लाइक दिस, कि अगर ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगी और कॉर्ड की लेंथ 34 है तो हमें पता चल जाता है कि इसका हाफ होगा 18। और कॉर्ड का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी। और ये जो बाइसेक्टर है इसको ओ एम कह देते हैं। डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना है, सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। और यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। रेडियस है 18। एकदम से पाइथागोरस हमारे जहन में आता है क्योंकि राइट ट्रायंगल है और तीन साइड्स में से दो साइड्स गिवन है और एक साइड अननोन है। आपको ये पता है कि 18 का स्क्वायर होता है 324। 17 का स्क्वायर तो आप लोगों को याद करवाया था मैंने, याद है? याद है कि भूल गए? यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 324 -289 दैट इज इक्वल टू 35। एक्स इक्वल आ जाएगा 35 के स्क्वायर रूट के। और पेपर में कभी कभी पेपर वन में ये क्वेश्चन आता है
एग्जामिनर कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्ट वैल्यू जब वो कहेगा तो दैट मीन्स आपने आंसर इसी फॉर्म में देना है, इसको आपने इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। लेकिन अगर ये पेपर 2 का क्वेश्चन हो तो फिर आपने इसको कैलकुलेटर से फाइंड करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिखना है, या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, या क्वेश्चन में बताया होगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस में इसका आंसर दें, तो ये होगा इसका आंसर। ये थी पहली प्रॉपर्टी जिसको आपने काफी अच्छे तरीके से सीख ली है, और साथ में हमने इसकी 2 एग्जांपल्स कर ली हैं। लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने है, इसकी हमारे पास शायद एग्जाम्पल ना हो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ आएंगे जिनके अंदर हम इसको यूज करके देखेंगे कि ये किस तरह से यूटिलाइज होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन, प्रॉपर्टी को देखते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि फर्ज कर ले आपके पास एक सर्कल है, इसके ऊपर 2 कॉर्ड्स हैं। अगर इन कॉर्ड्स की लेंथ एक जितनी है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी एक जितना होगा। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 2 कॉर्ड्स ऑफ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, जब मैं वर्ड बोलूंगा ना कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये होगा, ये मैंने आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की हुई है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल इन साइज। अगर 2 कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा। और इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर ये गिवन हो कि 2 कॉर्ड्स जो है वो एट द सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, देन देयर लेंथ्स विल बी इक्वल, या हम कह सकते हैं कि दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, ये प्रॉपर्टी है। तो इसकी स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी कि कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। और ये प्रॉपर्टी जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक अभी आपने ये चीज़ देखी थी कि अगर ये सर्कल हो, ये एक कॉर्ड हो, तो ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पोर्शंस में स्प्लिट करती है, और हर पोर्शन जो है वो कहलाता है एक सेगमेंट। छोटे वाला सेगमेंट कहलाता है माइनर सेगमेंट, बड़े वाला सेगमेंट कहलाता है मेजर सेगमेंट। प्रॉपर्टी ये है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये चीज हम देखते हैं। हम इसमें एक सेगमेंट ले लेते हैं, हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी। हम इसमें मेजर सेगमेंट में 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं सी, एक पॉइंट ले लेते हैं डी। अब होगा कुछ यूं कि ए से सी तक ज्वाइन कर ले, और बी से लेके सी तक ज्वाइन कर ले। ऐसा करेंगे तो हमें एक एंगल मिलेगा, वो मिलेगा एंगल ए सी बी। जब हम किसी एंगल को डिफाइन करते हैं तो जिस कॉर्नर पे, कॉर्नर को मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं वर्टेक्स, शेप की लैंग्वेज में कहते हैं वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो सेंटर में आएगा। यानी एंगल ए सी बी का मतलब है कि अगर आप ए से शुरू हो सी तक जाएं और फिर सी से बी तक जाएं तो जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो वाला एंगल, दैट इज एंगल ए सी बी। ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और फिर हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं ए डी बी। आप देख सकते हैं कि अब हमें एक एंगल मिल रहा है ए डी बी। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ए और बी के दरमियान में एंगल बन रहे हो, लेकिन 2 डिफरेंट वर्टिसेस पर एंगल बन रहे हो, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल बन रहा है डी पे या फिर एंगल बन रहा है सी पे। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दोनों की वैल्यूज विल बी इक्वल टू ईच अदर। सेम सेगमेंट पे सेम कॉर्ड के जरिए से अगर एंगल्स बनेंगे तो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। एक और इसमें चीज आप देख सकते हैं
हम सपोज कर लेते हैं कि अब हम माइनर सेगमेंट की बजाय हम मेजर सेगमेंट की बजाय माइनर सेगमेंट में दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट ई ले लेते हैं, एक पॉइंट एफ, और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम एक एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और एक हम ई पे भी एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि इन एंगल्स के नेम्स क्या बनते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल है एंगल ए एफ पी, और ये एंगल है एंगल ए ई बी। आप इसमें देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हुई है। वो सिचुएशन ये है कि ए और बी के दरमियान सेम साइड के ऊपर एक एंगल एफ पर बन रहा है और एक एंगल ई पर बन रहा है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इसकी वैल्यू होगी, जो वैल्यू इस एंगल की होगी, वही वैल्यू इस एंगल की होगी। ठीक है ना? मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी इस प्रॉपर्टी की। तो ये प्रॉपर्टी है। अब आप इसमें देखें कि ये कॉल्ड है, दो सेगमेंट बन रहे हैं। दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। ये एंगल्स तीनों क्योंकि मेजर सेगमेंट पे बन रहे हैं, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इसको हम उस सेंस में भी ऑब्जर्व करके देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी सिखाई थी। आप देखें एक एंगल बन रहा है ए ई बी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए ई बी। और एक एंगल आप देखें वो बन रहा है ए डी बी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल ए डी बी। और एक एंगल अगर आप देखें तो वो बन रहा है ए सी बी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सी बी। आप देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स, they are actually congruent to each other, and this is the property that we have just discussed. तो अगर एक की वैल्यू 68 है तो दूसरे की वैल्यू जो है वो भी 68 होगी, और जो तीसरा है उसकी वैल्यू भी 68 होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसको अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। यहाँ पे दो ऐसे चांसेस आएंगे कि एंगल्स जो हैं वो आपको नजर आएगा कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, लेकिन हम एक कॉर्ड एम एन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर लाइक दिस। अब हम पहले ए बी के लिहाज से देखते हैं। दिस इज द माइनर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट। आप जब मेजर सेगमेंट में देखते हैं तो दो एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। और इसकी रीजन आपने क्या लिखनी है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। y है तो ये भी y होगा। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव में भी आप इसको देख सकते हैं। एम एन भी तो एक कॉर्ड है, और ये एम एन जो है ये सर्कल को दो सेक्टर्स में स्प्लिट कर रही है। अब आप यहाँ पे देखें मेजर सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स ये वाले भी तो बन रहे हैं, ये वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल x है तो फिर इंशाल्लाह ये एंगल भी x होगा। ये प्रॉपर्टी है जो कहलाती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि डायमीटर क्या होता है, पहले तो आपने ये स्टडी करना है। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में आपने डायमीटर के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से क्रॉस करता है। और ये सेंटर ऑफ द सर्कल जो है यहाँ से अगर क्रॉस करे तो अभी मैंने आपको ये सिखाया था
कि सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। तो इसका मतलब है कि अगर डायमीटर का साइज जानना हो तो डायमीटर का साइज जो है वो रेडियस के साइज का डबल होगा। ऐसा ही है ना? ये वाली चीज हम पढ़ेंगे भी, यूटिलाइज भी करेंगे कई क्वेश्चंस के अंदर। बेसिकली डायमीटर एक कॉर्ड होती है, और एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, यानी वो कॉर्ड जो सेंटर से क्रॉस करेगी वो डायमीटर होगी। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हर कॉर्ड एक डायमीटर नहीं होती, क्योंकि हर कॉर्ड सेंटर से क्रॉस नहीं करती, लेकिन हर डायमीटर जरूर एक कॉर्ड होती है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि मैं कहूँ कि हर कुत्ता एक जानवर होता है, लेकिन हर जानवर एक कुत्ता नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से डायमीटर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉर्ड है, जबकि कॉर्ड एक जनरल थिंग है। तो कॉर्ड कहीं से भी क्रॉस कर सकती है, डायमीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा। अब एक बात तो आप इसमें ऑलरेडी जानते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल मिलता है पॉइंट हमें एक एंगल मिलता है पॉइंट सी पे, और एक एंगल हमें मिलता है पॉइंट डी पे। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एंगल सी होगा वही एंगल डी होगा। पिछली प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो ये कहती है कि जब भी डायमीटर से किसी सर्कल पे कोई एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्रीज का होगा। यानी इसकी वैल्यू भी 90 होगी, इसकी वैल्यू भी 90 होगी, और भी कोई एंगल अगर सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्रीज का होगा, ये प्रॉपर्टी। इसलिए ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, और ये एंगल भी 90 होगा। ये प्रॉपर्टी है। स्टेटमेंट प्रॉपर्टी की आपने याद कर लेनी है कि the angle in a semicircle is always 90 degrees. The angle in the semicircle is always 90 degrees. इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द साइज ऑफ फाइंड द साइज ऑफ एंगल क्यू एस आर। हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट को अपने जहन के अंदर लेके आए तो आप देखें कि ये एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। और मेजर सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि एक एंगल ये और एक एंगल ये बन रहा है। अगर हमने इसको एक्स एज्यूम किया है तो ये भी एक्स होगा, इसलिए हम इस एंगल को भी एक्स कह देते हैं। हम यहाँ पर इसके बारे में लिख देंगे कि एंगल आर एस क्यू एंड एंगल आर पी क्यू आर congruent to each other, suppose both are equal to x। और इसकी हम रीजन भी दे देंगे यहाँ पर कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर congruent या इक्वल। अब हम देखते हैं कि अगर अगर पी आर एक डायमीटर है तो फिर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्रीज का होगा। हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इज ऑफ 90 डिग्रीज। रीजन देंगे एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्रीज। ऐसा ही है ना? अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं पी क्यू आर। आपको ये पता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है तो x प्लस 90 प्लस 65
विल बी इक्वल टू 180। क्या रीजन इसकी होगी कि एंगल्स इनसाइड द सम ऑफ एंगल्स इनसाइड द ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये तो आपको पहले से ये चीज पता है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 25 डिग्रीज आ जाएगा आंसर इसका। और इस वैल्यू की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले ये चीज एज्यूम की थी कि एंगल क्यू एस आर, जिसको हमने एक्स के इक्वल एज्यूम किया था, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है किस तरह से हम इसको करते हैं। अब हमारे सामने एक प्रॉपर्टी और आती है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, इसमें आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है ए बी। अब क्या हो रहा है, अगेन हम इसको इसी सिनेरियो में ऑब्जर्व करते हैं कि एक ये वाला सेगमेंट है और एक ये मेजर सेगमेंट है। आपने ये जहन में रखना है कि अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में सेंटर के ऊपर कोई एंगल बन रहा हो और सर्कल के ऊपर भी कोई एंगल बन रहा हो, तो क्या होगा कि जो भी इस एंगल का साइज होगा, सेंटर वाला एंगल उसके मुकाबले में डबल होगा। क्या कहना है आपने कि अगर एक कॉर्ड सेंटर के ऊपर कोई एंगल बना रही हो और वही कॉर्ड सेम साइड पे, यानी जिस साइड पे सेंटर है उसके उसी साइड पे सर्कल के ऊपर कोई एंगल बना रही, तो फिर एंगल एट द सर्कल विल बी हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, या एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कल। यानी क्या होगा कि अगर सपोज ये है ए बी, ये सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रही है 100 और उसी साइड पे सर्कल के ऊपर भी एक एंगल बना रही है ए सी बी, तो वो एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, यानी 100 के मुकाबले में वो 50 होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस। ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड और उसमें इस प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं, लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले एक बहुत जनरल प्रॉपर्टी अबाउट द सर्कल्स एंड अबाउट द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ये आपको स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रायंगल होती है जिसके अंदर दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है। हम सपोज कर लेते हैं कि ए सी और ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स, ये बराबर है, तो ये कहलाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं फिर से बताता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन which two sides are congruent. Isosceles triangle is that triangle in which two sides are congruent. अब क्या होगा कि इसके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, पहली बात यह है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड के ऑपोजिट एंगल्स होंगे, यानी एक ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा हमेशा। वो वो पर्टिकुलर एंगल जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के दरमियान में बनता है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, उसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। और वो साइड जो वर्टिकल एंगल के ऑपोजिट होती है
और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के दरमियान में होती है उसको बोलते हैं बेस। यही वजह है कि ये जो बेस के साथ बनने वाले जो एंगल्स हैं दे आर कॉल्ड base angles. Base angles are the angles which are opposite to the congruent sides and hence they are congruent to each other. और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं। अब इन बातों को जहन में रखते हुए आपने अपने सामने एक सर्कल लाना है। अब मैं जो आपको प्रॉपर्टी बताने लगा हूँ ये हर सर्कल के लिए एक प्रॉपर्टी है। ये किसी पर्टिकुलर सर्कल के लिए नहीं है, हर सर्कल के लिए। अगर आपके पास कोई से दो रेडियल सेगमेंट्स हों, कोई से दो रेडियस हों और एक कॉर्ड हो जो इस तरह से उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो जहां से हमने रेडियस लिए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या रेडियस और रेडियस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? तो फिर क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रही? फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी बेस एंगल है और ये भी बेस एंगल है? तो इसलिए ये एंगल्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी कोई ऐसी ट्रायंगल बनेगी जिसमें दो रेडियल सेगमेंट होंगे और एक कॉर्ड होगी, तो इसके बारे में आपने फौरन ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम इस क्वेश्चन में सर्च करते हैं। आपने मेरी हेल्प करनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मेंशन तो नहीं है लेकिन कौन सी ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। हम देखते हैं। एक तो ये ट्रायंगल बन रही है, इसमें हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कौन सी दो साइड्स जो हैं जिनकी लेंथ बराबर है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, आप देखें अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज दे आर द बेस एंगल्स। इसलिए अगर ये एंगल 33 है तो फिर ये एंगल भी 33 होगा। ओके। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपको ट्रायंगल के दो एंगल्स का पता हो तो उन दोनों को ऐड करके आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा ना? और जो भी इस एंगल की वैल्यू आएगी, अभी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर सेम कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा हो तो वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कल और द सरकमफ्रेंस। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा एल्गोरिदम मैंने आपको अभी बताया, मेथड बताया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने अभी ये चीज देखी है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है इस प्रॉपर्टी की लिहाज से, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर ये एंगल 33 है तो फिर इंशाल्लाह ये एंगल भी 33 होगा। दोनों को, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है y। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ है फाइंड एंगल ए पी बी, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम y फाइंड करते हैं। हम कहेंगे कि ट्रायंगल ओ ए बी is isosceles triangle। हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज isosceles triangle।